सभी लोगों को नमस्कार। आज 8 अप्रैल और इस सीरीज़ का हम 8वां सेशन करने जा रहे हैं। और फिर याद दिला दूं, जैसा मैंने कल कहा था कि इस सीरीज़ में 10 सेशंस होंगे, जिसमें 7 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम 8वां करने जा रहे हैं और कल 9th सेशन जो होगा वो हमारा, क्योंकि ये सवाल बार बार आया है कि हमारी जो डेवलपमेंटल प्लानिंग है प्रौद्योगिकी की वो क्या है, तो कल उसके ऊपर बहुत विस्तार से चर्चा होगी, जिस टॉपिक का नाम है ब्लॉक लेवल प्लानिंग। उसके अंदर में सारी चीज़ें आएंगी, इंटर ब्लॉक प्लानिंग, इंट्रा ब्लॉक प्लानिंग, वो कैसे चीज़ें जो है मूव ऑन होंगी। और चूँकि लोग अभी भी लगातार जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा सेशन को स्टार्ट करने के पहले रीकैप एक कि पीछे हमने क्या किया है 7 क्लासों में। तो पिछले 7 क्लासों में हमने जो प्रौद्योगिकी के 16 सूत्र हैं उनके ऊपर चर्चा की, उनकी व्याख्या की। उसके बाद हमने बैलेंस्ड इकोनॉमी, जो प्रौद्योगिकी का कंसेप्ट है, बैलेंस्ड इकोनॉमी की हमने चर्चा की। बैलेंस्ड इकोनॉमी के बाद हमने आर्थिक लोकतंत्र, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के ऊपर चर्चा की। और फिर वो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी का जो हमारा रास्ता है, जो रोड मैप है, जो डिसेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी या विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था के माध्यम से जाता है, उसके ऊपर हमने कल विस्तार से चर्चा की थी। और आज हम प्रौद्योगिकी की जो एक और विशेषता है, खासियत है, वो है 3 टियर इकोनॉमी। तो आज इसके ऊपर 3 टियर इकोनॉमी के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे। 3 टियर इकोनॉमी मीन्स त्रिस्तरीय, 3 लेवल्स ऑफ इकोनॉमी। तो इस त्रिस्तरीय में जो पहला लेवल है, जो फर्स्ट है, वो है की इंडस्ट्रीज। की इंडस्ट्रीज मतलब मूल उद्योग। तो पहले ये हम समझते हैं कि मूल उद्योगों में आएगा क्या। तो मूल उद्योगों के अंदर, की इंडस्ट्रीज के अंदर वो तमाम इंडस्ट्रीज आएंगी जो या तो हमारे न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी करती हैं, या जो दूसरे इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करने का काम करेंगी। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, अगर हम खेती कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र हमारे लिए एक नेसेसिटी है, तो फर्टिलाइज़र विल बी पार्ट ऑफ की इंडस्ट्री। उसके बाद कॉटन, सीमेंट, स्टील, कोल, पावर, पेट्रोकेमिकल्स, ऑयल एंड गैस, ये सारी चीज़ें, हैवी मशीनरीज, ये सारी चीज़ें की इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी। इनके साथ ही साथ वो इंडस्ट्रीज़ जो कई सारे समाजों से गुजरता हो, जिसके लिए हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, वो चीज़ें भी की इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी। साथ ही साथ वो जो कुछ सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, कुछ सेंसिटिव जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो भी की इंडस्ट्रीज़ का हिस्सा होंगी। तो इसमें कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स। आने वाले भविष्य में जो प्रौद्योगिकी प्रणेता का एक संकल्प और सपना है कि एक विश्व सरकार हो, तो उस समय कितने डिफेंस आर्मामेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी ये तो भविष्य तय करेगा। लेकिन आज के दिन में हर राष्ट्र अपनी सुरक्षा की गारंटी चाहता है, तो लोग डिफेंस प्रोडक्शंस जो है वो निजी हाथों में नहीं होगा, वो भी की इंडस्ट्रीज़ के का हिस्सा होगा। और जैसे न्यूक्लियर वेपन वगैरह की टेक्नोलॉजी है, बहुत ही सेंसिटिव है, आप इसका चाहें तो प्रोडक्टिव इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे देशों में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, उसके पीछे न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। कई जगहों पे कंट्रोल्ड न्यूक्लियर डिवाइस को यूज़ करके जो ऊपर की ज़मीन बंजर थी, डेजर्ट थी, रेगिस्तान था, उसको कंट्रोल्ड न्यूक्लियर वेपन यूज़ करके उसको आप कह सकते हैं कि ज़मीन को वर्चुअली पलट दिया गया, कि ये जो डेजर्ट या जो रेतीला इलाका था, जो बंजर भूमि थी, वो नीचे चली गई और नया जो हिस्सा आया उस पर आप खेती कर सकते हैं। तो ये जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये की इंडस्ट्री का हिस्सा होंगी। तो एक प्रश्न है कि की इंडस्ट्रीज़ को चलाएगा कौन? तो की इंडस्ट्री को चलाने का जिम्मा
इमीडिएट स्टेट गवर्नमेंट के पास होगा। लेकिन क्या सरकारें खुद इसको चलाएंगी? तो सरकारें इसको नहीं चलाएंगी। सरकार सुपरविज़न का काम करेगी, लेकिन इनके डायरेक्ट चलाने में सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर आप याद करें तो जो प्रउत के आर्थिक लोकतंत्र का सिद्धांत है, जहां प्रउत के प्रणेता कहते हैं कि देयर शुड बी अ क्लियर डिमार्केशन बिटवीन द पॉलिटिकल पावर एंड द इकोनॉमिक पावर। तो ये जो इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, इनमें सरकार की डायरेक्ट भूमिका नहीं होगी। बल्कि अगर हम आज के ही नोमेनक्लेचर को यूज करें, आज जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए जो शब्द इस्तेमाल हो रहा है, हम आज उसी को यूज़ करते हैं। भविष्य में प्रउत की व्यवस्था में यही टर्मिनोलॉजी होगी, नए शब्द गढ़े जाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। तो उस पे ना जाके सीधे मैं अपनी बात करता हूँ। वो शब्द है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के लोक उपक्रम, जैसे रेलवे, सेल, भेल, गेल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सारे जो है आपके पीएसयूज हैं और तमाम हैं। ये ऐसा कोई जो नाम मैंने लिए सिर्फ इतने ही नहीं हैं, इनके नंबर हंड्रेड्स में भी हैं। और चूंकि स्टेट गवर्नमेंट्स के भी अपने पीएसयूज हैं, तो ये संख्या बहुत बड़ी है और आज भी ये फंक्शनल है। लेकिन 1991 में भारत में जब लिबरलाइजेशन की पॉलिसी आई, जिसको कि उदारीकरण की नीति जब आई, तो पूंजीवाद के प्रेशर में एक मिथ गढ़ा गया, एक मिथक तैयार किया गया कि सरकारी क्षेत्र निकम्मे हैं, नाकारा है, वो काम नहीं करना चाहते, वो लोग काम नहीं करते हैं। तो देखिए, फिर मैं उदाहरण कोरोना का दूंगा। जिन सरकारों को हम कोसते थे, जिन सरकारी डिपार्टमेंट्स को हम कोसते थे, कोरोना की इस लड़ाई में जिन डिपार्टमेंट से हमें तमाम शिकायतें थीं या हैं, मैं ये नहीं कहता कि आपके सेवा के बदले में वो शिकायतें हमारी ख़त्म हो गई, ख़त्म नहीं हुई हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, आरटीओज में भ्रष्टाचार है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है, तो हमारी शिकायतें हैं। लेकिन कोरोना की इस लड़ाई में खड़ा कौन है? क्या प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल्स दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। वही हमारे सरकारी डॉक्टर्स दिख रहे हैं। आज सड़कों पे जहां लोग घरों से निकलने को तैयार नहीं, हमारी वही पुलिस डिपार्टमेंट काम कर रही है। तो इसलिए ये जो 1991 के बाद एक मिथक या मिथ गढ़ा गया कि निकम्मा है, नकारा है, काम नहीं करता है, अकर्मण्य है, कार्यकुशलता की कमी है, पूंजी की बर्बादी करते हैं, ये लोग नए सिस्टम में, नए समय में अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं और इनके यहाँ काम के अंदर में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये तमाम चीज़ें कही गई ताकि उनके अंदर, पीएसयूज के अंदर विनिवेश का, डिसइन्वेस्टमेंट का मार्ग प्रशस्त हो या उनको पूरी तरह से कंप्लीटली प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो बात चली है, तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ? डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब ये हुआ, एक सरकारी उपक्रम जो पूरी तरह सरकार के अंदर है, उनके आधिपत्य में है, 100% की शेयर होल्डिंग सरकार की है, लेकिन उसमें से जब सरकार अपना 10, 20, 25, 30% का शेयर स्टेक प्राइवेट कंपनीज को, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को बेचती है, दिस इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। और निजीकरण क्या हुआ? निजीकरण इसी डिसइन्वेस्टमेंट का अंतिम चरण है। अंतिम चरण मतलब जब किसी भी पीएसयू को 100% उसमें डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है, उसकी ओनरशिप एक प्राइवेट कंपनी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है, तो वो एक लोक उपक्रम जो सरकारी उपक्रम था वो निजी क्षेत्र को चला जाता है। तो ये हुआ आपका निजीकरण। तो प्रउत की अर्थव्यवस्था में ये पीएसयूज एग्जिस्ट करेंगे और इन पीएसयूज के एग्जिस्ट करने के कारण क्या क्या फ़ायदे होंगे उसके ऊपर भी मैं चर्चा करता हूँ। पहला तो ये है कि आप ये देखिए, जितने ये जो मैंने कहा ना कि अब स्टील की इंडस्ट्री का हिस्सा कैसे होगा, क्योंकि स्टील जो है वो रॉ मटेरियल का काम कर रहा है, यूटेंसिल्स बनाने में, बर्तन बनाने में, जो सरिया यूज होता है क्या बोलते हैं आपके कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसको
वो उससे बनते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से रॉ मटेरियल का काम कर रही हैं। कॉटन यार्न्स क्या है? कॉटन यार्न्स सिर्फ की इंडस्ट्री कॉटन यार्न बना के प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव वगैरह को दे देगी और कपड़े बनाने का काम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव करेंगे। तो एक तो जो हमारा ये की इंडस्ट्री है ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करेगा। तो जब रॉ मटेरियल की कॉस्टिंग सस्ती होगी तो जो आपका प्रोड्यूस्ड गुड है, फर्निश्ड गुड है, उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि प्रभुत्व के प्रणेता ने प्रॉफिट की बात की है, प्रॉफिटियरिंग की बात नहीं की है। तो आपके पास जो उत्पाद है, जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है, जो आपके पास पहुंचेंगे तो वो भी आपके पास रिजनेबल प्राइस पे पहुंचेंगे। दूसरा, आप देखेंगे कि बहुत बारी इस देश में या हर देश में एक आर्टिफिशियल स्कार्सिटी क्रिएट की जाती है कुछ वस्तुओं की। अरे ये तो मिल ही नहीं रहा है, अब नहीं मिल रहा है तो उसका दाम जो है 10 रुपये 20 रुपये की चीज़ थी वो अचानक से 100-50 रुपये मिलने लगती है। पीछे का समय याद कीजिए आप, अरहर की दाल के साथ ऐसा हुआ था। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अरहर का दाल जो है वो की इंडस्ट्री में होगा, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। बीच बीच में लगातार, बल्कि एक बारी तो शायद वाजपेयी जी की सरकार को गिनने में भी लोग कहते हैं कि वो प्याज के बढ़े हुए दामों ने बड़ा रोल प्ले किया था। बेशक हम और आप ना खाते हों, लेकिन एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लहसुन प्याज खाता है, तो प्याज के दाम ने रोल प्ले किया था। और क्या अचानक से ऑनियंस की कमी हो गई थी? नहीं, दैट वाज अ आर्टिफिशियल जो है वो क्रिएट किया गया था स्कार्सिटी। तो जब की इंडस्ट्रीज़ के पास होंगे तो की इंडस्ट्रीज जो है उसको ना सिर्फ अबाध सप्लाई, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स जो है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव को पहुंचती रहेगी, और जब रिजनेबल प्राइस पे पहुंचेगा तो हमारे फर्नेस गुड का दाम जो है वो भी रिजनेबल होगा। ये इसके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। अब इस पे भी आ जाते हैं कि पीएसयूज़ हम लोग हैं ना क्या, जो जिस इन्वायरमेंट में जीते हैं, जो न्यूज़ हमें फीड किए जाते हैं, जैसे हमारे दिमाग में बिठाया जाता है। जैसे एक एग्जांपल की मैंने चर्चा पीछे भी की थी, जब अभी हम दिल्ली में 23 फरवरी को हमने एक सेमिनार किया था पीपल्स इकोनॉमी पे, तो वहाँ भी मैंने कहा था ये आज की जो तमाम मीडिया है, चाहे वो अखबार हो या टीवी के चैनल्स हों, न्यूज़ चैनल्स, वो आपके दिमाग में एक बात को आरोपित करते हैं, इम्पोज करते हैं और वो बिठा देते हैं। जैसे उन्होंने एक मिथ बिठाया हमारे दिमाग के अंदर में, अरे उन चैनल्स के पैसे आप क्यों देते हो जो आप देखते ही नहीं, आप सिर्फ उनके पैसे दो जो आप देखते हो। अब न्यूज़ के लालच में मैंने भी वो जो है वो कनेक्शन ले रखा है केबल का। जिस 300 रुपये में $300 में आई वॉज गेटिंग मोर देन 300 चैनल्स, आज के दिन में 300 रुपये में मैं उसका आधा भी नहीं पा रहा हूँ। तो हमारे दिमाग में ये मिथ बिठाया जाता है कि नहीं नहीं यही सही है, और हम मान भी लेते हैं। और किसी ने एक PIL तक फाइल नहीं किया कि नहीं ये हमारे साथ ज्यादती हुई है और हमें लूटा जा रहा है। आज जो अगर मान लीजिए कि आपके केबल बुके में 300 चैनल्स थे, तो आज आपको उन सारे चैनल्स को देखने के लिए 500 से 700 रुपये, मतलब जस्ट डबल पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे दिमाग में बिठाया जाता है कि PSUs आर द वर्स्ट थिंग, ये निकम्मे नाकारा लोग हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो इस झांसे भुलावे में नहीं आना है। और 3 एग्जाम्पल्स के माध्यम से मैं आपको इस्टेब्लिश कर दूंगा PSUs आर वर्थ टू लिव इट। और वो प्रभुत्व की व्यवस्था में न सिर्फ जिएंगे बल्कि प्रभुत्व इकोनॉमी का एक बहुत ही बड़ा और सशक्त हिस्सा होंगे। 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको देता हूं। एक, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। जिस साल चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ 386 करोड़ ऑफ रुपीस में, उसी साल हॉलीवुड में एक मूवी बनी थी जिसका नाम था ग्रेविटी, जिसमें 700 करोड़ रुपए खर्च हुए। एक फिल्म को बनाने में 700 करोड़ $100 मिलियन लगे। वहीं हमारे इसरो ने 386 करोड़ में चंद्रयान 1 की लॉन्चिंग की। दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, 15 फरवरी 2017, उस दिन PSLV C-37 के सिंगल लॉन्च में इसरो ने 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करके दुनिया के अंतरिक्ष इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया।
दैट्स अ गोल्डन डे ऑफ इंडियन इसरो हिस्ट्री। तो ये जो लोग भी कहते हैं कि PSUs आर इनकॉम्पिटेंट नहीं है वो लोग, उनको सिर्फ आगे आने का, काम करने का मौका देना पड़ेगा। क्योंकि दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि सरकार पूंजीपतियों को फ्लोरिश होने के लिए अपने PSUs की बलि चढ़ा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण है BSNL और MTNL। BSNL और MTNL के पास जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज चाहे तो मैं किसी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर का नाम लेके उनकी ब्रांडिंग नहीं करूंगा, लेकिन उनसे बेहतर सर्विस दे सकते हैं। हाँ, उनके अंदर कमियां थीं, कमियां हैं, लेकिन इन कमियों को अगर दूर कर दिया जाए तो BSNL और MTNL आज के दिन में तमाम इन सर्विस प्रोवाइडर से सस्ती और अच्छी सर्विस दे सकते हैं। ये मेरी मान्यता है। तो इसलिए प्रउत के इकोनॉमी में की इंडस्ट्रीज आर गोइंग टू प्ले अ वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल so that raw materials should be supplied to the producers cooperative uninterrupted and on a reasonable price। दूसरा एग्जांपल फिर मैं लेता हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जो पिछले साल 2018 से लेकर 2019 के लोकसभा चुनाव तक बड़े चर्चा में रहा। क्यों? क्योंकि भारत की सरकार ने एक युद्धक विमान फाइटर प्लेन खरीदा 5th जनरेशन का, जिसका नाम है राफेल। और राफेल के क्रम में चूंकि राफेल के मैन्युफैक्चरिंग की जो कुछ प्लेन्स हमारे पास फ्रांस से आएंगे, 36 में से शायद 6 आने हैं फ्रांस से मैन्युफैक्चर होके, और 30 इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर होंगे या असेंबल किए जाएंगे। तो इन 30 प्लेन्स की जो है एक ऐसे नौसिखिया कंपनी को दिया गया जिसको कि डिफेंस प्रोडक्शन का जीरो एक्सपीरियंस है, एट द कॉस्ट ऑफ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। बावजूद इसके फाइनेंशियल ईयर 2018-19 में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 19,705 करोड़ रुपए का कारोबार किया, और भारत सरकार को टैक्स देने के बाद भी 2300 करोड़ की प्रॉफिट रही। द एग्जैक्ट फिगर इज 2282 करोड़। और तीसरा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 19 जनवरी 1956 इस देश में 245 प्राइवेट इंश्योरेंस रिलेटेड कंपनीज काम कर रही थी। उन सारे कंपनीज को मिला के भारत की सरकार ने एक सिंगल एंटिटी बनाई और उसका नाम दिया लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC। और उनका 1956 के अंदर में जो कैपिटल उनको मिला काम करने के लिए वो था 5 करोड़ ऑफ रुपीज़, 5 करोड़ इंडियन करेंसी। 1956 में भी ये बड़ा अमाउंट था निश्चित तौर पे, लेकिन एज ऑन आज के दिन में यू विल बी सरप्राइज्ड कि LIC की जो टोटल एसेट है, कंप्लीट, इसमें सारी चीज़ें उनकी आती हैं, कंप्लीट एसेट्स उनका वो है 31,12,000 करोड़ रुपए। 5 करोड़ से चली LIC 31,12,000 करोड़ ऑफ रुपीज़। और भारत की सरकार जब जब फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ी है, इसी LIC ने भारत की सरकार को फाइनेंशियली रिकवर करने में मदद किया है। और उस LIC में भी सरकार जो है डिसइन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। तो हमारी तरफ तो एक कहावत बोलते हैं कि डायन भी खाती है तो 7 घर छोड़ के खाती है, चोर भी चोरी करता है तो 7 घर छोड़ के चोरी करता है। पता नहीं हमारे देश के अर्थशास्त्रियों को ये बात क्यों समझ में नहीं आती है। और देखिए, जिस प्राइवेट सेक्टर की गाथा गाई जाती है कि वो बड़े इफ़िशिएंट लोग हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आज भी तमाम बड़ी मल्टीनेशनल इंश्योरेंस कंपनियों के बीच में भी LIC का जो मार्केट शेयर है वो अप्रॉक्स 73% है, 73%। जबकि प्राइवेट सेक्टर के 20 बड़े खिलाड़ी जो दुनिया के अंदर में अपना स्थान रखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल ही कहीं अंडरमाइन करने की आवश्यकता नहीं है कि इंडस्ट्रीज विल बी इन द हैंड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, बिकॉज वी नीड चीप रॉ मटेरियल्स एंड अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ द रॉ मटेरियल्स। अब चलते हैं कॉपरेटिव्स की ओर। कॉपरेटिव्स जो है प्रउत की इकोनॉमी में 70 से 80%, 70 to 80% इकोनॉमी विल फॉल विद इन दिस कोऑपरेटिव सेक्टर। क्यों?
क्योंकि ये जो की इंडस्ट्री का हिस्सा है, कोल, पावर, सीमेंट, कॉटन, स्टील, हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे मैंने बोला हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, रेलवेज, एयरप्लेन्स, शिपिंग, ये सारी चीज़ें और डिफेंस प्रोडक्शन को छोड़ के बाकी जितनी चीज़ें हैं एक्सेप्ट दिस लग्जरी आइटम्स, वो सब का सब आपका कोऑपरेटिव के अंदर में प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स कोऑपरेटिव के थ्रू ऑपरेट होगा। जैसे खेती है, चाहे वो हार्डकोर खेती हो, एग्रीकल्चर हो, वो भी एग्रीकल्चरल और फार्मर्स कोऑपरेटिव के माध्यम से होगा। और एग्रीको इंडस्ट्रीज मतलब प्री हार्वेस्टिंग, खेती के पहले के जो हैं चीज़ें, ट्रैक्टर है, अदर जो आपके एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ें भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में बनेंगी। और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो उपज होगा वो भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में बनेंगी। और बाकी जो बचे हुए नॉन एग्रो इंडस्ट्री, जिसमें आपका टेक्सटाइल, कपड़ा, आपका बर्तन का बनना, सरिया का बनना, आपके होम अप्लाइंसेस, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस, आपके कन्वेंस के लिए मोटरसाइकिल का बनना, या बैंकिंग नॉन एग्रो में आपका बैंकिंग सेक्टर भी आ जाता है। अदर यूटिलिटी सर्विसेज आती हैं आपके, ये क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन, जैसे कल विकास ने पूछा था कि कंस्ट्रक्शन कंपनियों का क्या होगा, तो वो कंस्ट्रक्शन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव का हिस्सा होंगी। तो जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चरल और या फार्मर्स कोऑपरेटिव होगा, प्रोड्यूसर्स होंगे जो प्रोड्यूस करेंगे, और एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव से निकली हुई चीज़ें जो डायरेक्ट कंज्यूम की जा सकती हैं वो तो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव को जाएंगी, और अगर वो डायरेक्ट कंज्यूमेबल नहीं है तो फिर वो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव को जाएंगी। कैसे समझते हैं इसको भी। जैसे गेहूं है, तो गेहूं का हम डायरेक्ट कुछ कर नहीं सकते हैं, तो गेहूं उपजने के बाद हम उसको प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में देंगे, ताकि वहाँ से उसको आटा या मैदा बना के फिर वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव को जाएगा बिकने के लिए डायरेक्ट कंज्यूमर के पास। दूसरा एग्जांपल लेते हैं मस्टर्ड सीड्स का। मस्टर्ड सीड्स का भी डायरेक्ट इस्तेमाल मतलब ना के बराबर ही है। वो हमारे तरफ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार को बिलोंग करता हूँ, तो उसमें हमारे तरफ एक शब्द है फोरन, तो वो थोड़ा सा जो है फ़ौरन में इस्तेमाल होता है, अदरवाइज़ तो ज़्यादा इस्तेमाल उसका मस्टर्ड ऑयल के तौर पे होता है। तो डेफिनेटली मस्टर्ड ऑयल, फिर वो क्या होगा, जो मस्टर्ड सीड्स हैं, सरसों के जो बीज हैं, दाने हैं, वो फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में चली जाएंगी, और वहाँ से फिर उनको तेल बना के फिर वो कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव को दिया जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो खाद्यान्न संबंधित चीज़ें हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और यहाँ पे भी प्रौद्ध के प्रणेता का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि जो हमारी 5 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, फूड, क्लोथिंग, एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी एंड दिस हाउसिंग, उसमें चूँकि मनुष्य का सर्वाइवल सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो फूडिंग, अन्न विल बी प्रेसिडेंट, गेट प्रायोरिटी ओवर अदर्स। पहली प्राथमिकता जो है उनको देनी पड़ेगी, और इसीलिए उन्होंने एग्रीकल्चरल और फार्मर्स कोऑपरेटिव को बड़े ही विस्तार से बताया है, समझाया है। थोड़ा सा आपको मैं एग्रीकल्चरल या फार्मर्स कोऑपरेटिव के फंक्शनिंग को भी थोड़ा बताता चलूँ कि वो कैसे काम करेगा। तो फार्मर्स कोऑपरेटिव जो है उसका फॉर्मेशन ऐसे होगा कि एक क्षेत्र विशेष में, जो कि जब हम समाज की चर्चा कर रहे थे, सोशियो इकोनॉमिक यूनिट की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भी एक चीज़ आई थी, सोशियो इकोनॉमिक ग्रुपिफिकेशन। एक तरह के इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक पोटेंशियल्स, हमारी जोग्राफिकल जो है वो फीचर्स हैं, तो एक जगह विशेष के या समाज विशेष के, और जो है उसमें क्या कहते हैं, लोग अपने अपने ज़मीन को पुल करेंगे, एक साथ लाएंगे। और यहाँ पे प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि इवन दो इट्स अ टफ टास्क, क्योंकि ज़मीन के प्रति किसानों का एक स्वाभाविक मोह है, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको ये लगता है कि अरे मैं अगर अपना 2 बीघे का ज़मीन दे दूंगा तो भविष्य में और उसकी बाउंड्री ख़त्म कर दी जाएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ज़मीन कोई दूसरा हड़प ले। तो एक है, ये स्वाभाविक प्रॉब्लम है, बट एवरी प्रॉब्लम कैन बी एड्रेस्ड इफ़ वी हैव द ज़ील, इंथुजियाज्म एंड प्रॉपर आइडियोलॉजी एंड पॉलिसीज़, वो एड्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि
लोग जो है अपनी लैंड होल्डिंग्स को पुल करेंगे, ताकि उससे एक जो बड़ा चक तैयार होगा, एक जो बड़ी ज़मीन तैयार होगी, उसमें क्या है, खेती करना भी आसान होगा और हम ज़्यादा बेहतर तरीके से खेती कर पाएंगे। तो जब हम खेती करेंगे तो फिर जो उपज होगी, प्रोड्यूस होगा, और प्रोड्यूस को बेचने के बाद जो पैसे आएंगे फिर उसका बंटवारा कैसे होगा। तो उसके बंटवारे के लिए कहते हैं कि इसका बंटवारा जो है, जो प्रॉफिट है, वो उसका बंटवारा जो है 2 भागों में बटेगा। एक हिस्सा तो लोगों को जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं उनको उनकी ज़मीन और ज़मीन के अंदर निहित उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी, आप ये ध्यान दीजिए। अब मान लीजिए कि एक जगह जहाँ मैं भी हूँ, प्रभात सिंह दादा भी हैं और आदित्य भी है, शिवहर, हम लोग एक ही जगह पे हैं और हमारी भी ज़मीनें हैं। अब ज़मीन तो सबसे ज़्यादा राजेश की है, 20 एकड़ ज़मीन मेरी है, लेकिन मेरी ज़मीन के अंदर में जो प्रोडक्टिविटी है वो ज़मीन, और आदित्य की भी 10 एकड़ है और प्रभात सिंह दादा की भी 10 ही एकड़ है, लेकिन उन दोनों के ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है वो मेरी ज़मीन की तुलना में ज़्यादा है। तो ये जो हम शेयर का जो एलोकेशन करेंगे, वो शेयर एलोकेशन हमारा ना सिर्फ लैंड साइज पे डिपेंड करेगा। मान लीजिए सबकी ज़मीनें जो है वो प्रोडक्टिव है समान रूप से, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो जितना लैंड होगा उस हिसाब से शेयर का एलोकेशन होगा। बट अगर कहीं लैंड की प्रोडक्टिविटी में कम ज़्यादा है तो सिर्फ लैंड के वॉल्यूम से काम नहीं चलेगा, बल्कि लैंड की प्रोडक्टिविटी को भी काउंट करना पड़ेगा। अदरवाइज नहीं तो जिनकी लैंड ज़्यादा उपजाऊ है उनके मन में एक स्वाभाविक रिजेंटमेंट होगा, एक नाराज़गी होगी। तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। तो यहाँ एक और बात भी है, मान लीजिए कि मेरी ज़मीन है, तो ये मेरी चॉइस है कि मैं उस कोऑपरेटिव में नौकरी करूं या ना करूं। लेकिन मैं अगर नौकरी भी करना चाहता हूं तो मैं नौकरी भी कर सकता हूं अपनी योग्यता के अनुरूप। अगर मेरी पढ़ाई लिखाई नहीं है तो मैं फिर वो खेती वाला काम करूंगा। मेरे पास अगर अकाउंटिंग का नॉलेज है तो मैं अकाउंट्स मैनेज कर सकता हूं अपने कोऑपरेटिव का। अगर मेरे अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल स्किल है तो मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य हो सकता हूं। लेकिन मुझे चुनेंगे सदस्य, मैं इम्पोज नहीं कर सकता हूँ कि मैंने तो भाई साहब मैनेजमेंट कॉलेज चलाया है तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मैं हूँ। नो, इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द मेंबर्स, वो चुनेंगे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन मैंने अगर अपनी ज़मीन दी है तो उस प्रॉफिट में से भी मुझे लाभांश मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लाभांश, डिविडेंड मिलेगा। और जो मैं अपनी सेवा दे रहा हूँ, अपना लेबर दे रहा हूँ, उस लेबर के एवज में मुझे अपने काम के अनुरूप सैलरी भी मिलेगी। तो इस तरह से एक एक चीज़ें वेल डिफाइंड है, थोड़ा सा पढ़ने की और समझने की आवश्यकता है। और जो नॉन होल्डिंग मेंबर्स हैं, नॉन होल्डिंग मेंबर्स मतलब वो काम तो कर रहे हैं कोऑपरेटिव के अंदर में, बट उनकी ज़मीनें नहीं हैं। तो अगर उनकी ज़मीनें नहीं हैं तो वो फिर वो लाभांश में हिस्सेदार नहीं होंगे, वो फिर अपनी सैलरी पार्ट में फिर सिर्फ इन्वॉल्व होंगे। और यहाँ पे भी देखिए, चूँकि प्रभुत्व के प्रणेता चाहते हैं कि एक फ्लोटिंग पॉपुलेशन ना हो, एक भटकने वाली जनसंख्या ना हो जो आज यहाँ है कल वहाँ है, उसको चेक करने के लिए थोड़ा सा उन्होंने ये किया है कि जो कोऑपरेटिव के परमानेंट लेबर्स होंगे वो किसी भी लेवल पे हो सकते हैं। लेबर शब्द का मतलब आप ये मजदूर नहीं निकालिएगा, अकाउंट्स का काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, जो भी है वो सब लेबर ही हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है ना। तो वहाँ कहते हैं कि जो हमारे परमानेंट लेबर्स हैं उनको हम उनके को इंसेंटिव देंगे ताकि उनका एक जुड़ाव बना रहे कोऑपरेटिव के साथ। और ये जो फ्लोटिंग या कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स हैं उनको हम सिर्फ सैलरी देंगे। तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट को चुनेगा कौन? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो उस कोऑपरेटिव को चुनेंगे वो होंगे मेंबर्स जिन्होंने ज़मीनें दी हैं, जो उस कोऑपरेटिव का हिस्सा है, और उनके वोट से बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग चुने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे भी उन्होंने देखिए कैसे एकदम एक इम्पार्शियल रैशनल, मैं कह रहा हूँ इक्वल की बात उन्होंने की नहीं, रैशनल कैसे उन्होंने किया इसको कि जैसा मैंने कहा कि राजेश की 20 एकड़ की ज़मीन है और प्रभात दादा और आदित्य की 10-10 एकड़ की ज़मीन है, तो क्या हमारे पास जो वोटिंग राइट्स हैं वो कम या ज़्यादा होंगे? तो नहीं,
एक आदमी जिसने चाहे 1 एकड़ दिया, 5 एकड़ दिया, 10 एकड़ दिया या 20 एकड़ दिया, लाभांश में तो फर्क पड़ेगा क्योंकि जमीन होल्डिंग ज़्यादा है, तो डिविडेंड का अमाउंट कम ज़्यादा हो सकता है, बट वोटिंग राइट 1 पर्सन 1 वोट। और प्रौद्ध के प्रणेता कहते हैं कि कॉपरेटिव्स को सक्सेसफुल करने के लिए 3 फैक्टर्स का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी कॉपरेटिव्स जो है फंक्शन करेंगे। वो 3 फैक्टर्स क्या हैं? पहला फैक्टर है मोरालिटी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के लोग हों, वो हाईली मोरल लोग हों, क्योंकि अगर वो इमोरल होंगे, जैसे अभी भी इस देश में कॉपरेटिव्स चल रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कॉपरेटिव्स में गड़बड़ियां हैं। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉपरेटिव्स आर रन बाय द पॉलिटिशियंस, देयर फैमिली इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, और उनका एकमात्र मोटिव होता है कि सरकार की जो योजनाएं हैं, जो कॉपरेटिव्स के लिए सब्सिडीज आती हैं, वो उसको किस तरह से उन पैसों को साइफन करें। मैं आरोप लगा रहा हूँ, अगर किसी को ये बात चुभती है तो चुभे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आरोप लगा रहा हूँ कि सरकार जो कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए पैसे देती है, उसको साइफन करने के लिए पॉलिटिशियंस अपने रिश्तेदारों को उसमें इन्वॉल्व करते हैं और वो पैसों का दुरुपयोग किया जाता है। इवन की प्रॉफिट भी आता है तो ये जो बड़े किसान, बड़े काश्तकार हैं, वो बड़ा हिस्सा ले जाते हैं, छोटे लोगों को इग्नोर करते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रौद्ध के प्रणेता कि जो लोग हों वो मोरल लोग होने चाहिए, कट्टर नैतिक लोग होने चाहिए। दूसरा, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविजन। मोरल लोग हैं लेकिन कार्य क्षमता नहीं है, कार्य कुशलता नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, काम में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो क्या है, नैतिक होने के बाद भी चीज़ें खराब होंगी। जैसा कि मनमोहन सिंह जी के बारे में नाम यूजुअली मैं अवॉइड करता हूं, लेकिन अब रेफरेंस में शायद आपको ज़्यादा समझ में आए। तो मनमोहन सिंह जी के ऊपर जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 से 2014 तक, 10 सालों के टेन्योर में उनके ऊपर व्यक्तिगत कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, लेकिन 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कोल घोटाला, ये सारे घोटाले उनके शासनकाल में हुए। तो सिर्फ नैतिक होना ही या ईमानदार होना ही बड़ा गुण नहीं है। You need to have a strict administrator, strict super, and it demands strict supervision. तो ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर है कि जनमानस की स्वीकार्यता। People should accept it। जैसे कि कल भी मैंने कहा था कि जो बाहर के प्रोडक्ट्स हैं, जो हो सकता है कि क्वालिटी में अच्छे हों, उनका दाम भी कम हो, लेकिन उनको प्रश्रय नहीं देना है। हमको उन वस्तुओं को, उन फर्निश्ड गुड्स को प्रश्रय देना है जो हमारे समाज ने, हमारे सोशियो इकोनॉमिक यूनिट ने प्रोड्यूस किया है, इवन दो दे आर अ बिट इंफीरियर इन टू द क्वालिटी एंड इवन द प्राइसेस ऑल्सो ऑन हायर एंड, लेकिन इसको मिनिमाइज करना है। तो वैसे ही वो कहते हैं कि सहकारिता की भी सफलता के लिए एक जो है लोगों के अंदर में, जनमानस के अंदर में इसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, तभी ये जाके सक्सेसफुल हो पाएगा। तो सक्सेसफुल क्यों हो पाएगा? तो इसका देखिए, इसकी जो बीज है ना, जनमानस की स्वीकार्यता का बीज इसके नाम में ही निहित है। कैसे? ये जो कोऑपरेटिव वर्ड है, ये एक लैटिन शब्द से आता है। व्हाट इज द लैटिन वर्ड? लैटिन वर्ड इज ऑपेरेरे, OPERARI। को मीन्स टुगेदर, ऑपेरेरे मीन्स वर्क, मतलब टू वर्क टुगेदर, साथ में काम करना। क्या शब्द है? सहकारिता, मतलब सबकी सहभागिता। और ये सहभागिता कैसी? सब्जुगेटेड नहीं। सब्जुगेटेड मतलब क्या? नीति आयोग में बैठे हुए बाबू लोगों ने फरमान जारी कर दिया, एग्रीकल्चर का ABCD मालूम नहीं। कम्युनिज्म में क्या होता था? कम्युनिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम में पार्टी बॉसेस डिसाइड कर देते थे, यहाँ पे इतना ये उपजा लो, वहाँ पे इतना वो उपजा लो, ये कर लो, वो कर लो। पता है या नहीं है? बट प्रौद्ध की ये जो व्यवस्था है, इसके अंदर में कोऑर्डिनेटेड कोऑपरेशन की बात करते हैं। वो जो शब्द उन्होंने संस्कृत का दिया, समाज, तो क्या समाज की परिभाषा क्या है? समानम एजति इति समाज, साथ चलने का नाम समाज है, एक कलेक्टिव फ्लो में बहने का नाम समाज है। तो जब हम एक कलेक्टिव फ्लो में बहेंगे, एक कलेक्टिव भावधारा में बहेंगे, तो निश्चित तौर पे ये जनमानस जो है सहकारिता को स्वीकार करेगा। और इसके पहले कि मैं सहकारिता के 2 एग्जाम्पल्स, कोऑपरेटिव के 2 एग्जाम्पल्स दूं,
थोड़ी सी चर्चा मैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर कोऑपरेटिव की करता चलूँ। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव में ज़मीन लोग नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ ज़मीन की आवश्यकता नहीं है। लोग वहाँ पे धन देंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे। क्योंकि अगर हमें कुछ प्रोड्यूस करना है तो इंडस्ट्री लगानी है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स चाहिए होगा, तो हमें पैसे चाहिए होंगे, पूंजी चाहिए होगी। या अगर हम कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव करते हैं तो या तो हमें कोई एक जगह चाहिए होगी बेचने के लिए, रेंटेड ले सकते हैं शुरू में, उसके बाद फिर उसमें सेल्फ बनवाने होंगे हमें सामान रखने के लिए। हम भी प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव से सामान परचेज कर रहे हैं तो फिर हमें भी हो सकता है उस सामान का पेमेंट करना पड़े, या फिर प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव से जो हमारे कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव में पहुंचेगा तो ये बीच का ट्रांसपोर्टेशन का हिस्सा है, तो उसके लिए भी कैपिटल की आवश्यकता है। तो इसमें प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव में लोग कैपिटल लगाएंगे, और कैपिटल जो है, जो पूंजी का निवेश होगा, वो सब कम या ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि मान लीजिए कि एक बेस फिगर है कि मिनिमम 10,000 रुपये लगाने हैं, तो राजेश कैपेबल है 10,000 रुपये ही लगाने का, लेकिन हमारी जो है दीदी श्रीदेवी हैं वो जो है वो 10 लाख रुपये लगा सकती हैं। बाकी लोग और भी अपने अपने इकोनॉमिक सामर्थ्य के अनुसार लगा सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसमें भी एक लिमिटेशन होगा कि एक आदमी के पास इतने शेयर्स ना हो जाएं कि वो कोऑपरेटिव कम लगे और प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा लगे, या प्रोप्राइटरशिप कंपनी ज़्यादा दिखने लगे। तो यहाँ पे एक ये ध्यान रखने की आवश्यकता होगी कि किसी का भी इतना कैपिटल इन्वेस्टमेंट ना हो कि वो आदमी जो है उस कोऑपरेटिव को मोनोपोलाइज करने लगे कि अच्छा तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं अपने पैसे विड्रॉ कर लूँगा। सो यहाँ पे सबकी सहभागिता चाहिए। तो फिर यहाँ पे भी वही बात आती है कि लाभांश, जो डिविडेंड जो है, जो प्रॉफिट में से 50% का जो हिस्सा होगा, जो शेयर होल्डर्स के बीच में बटेगा, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के आधार पे तो वैरी करेगा, लेकिन वोटिंग राइट्स फिर सबके एक ही होंगे। पैसे के आधार पे वोटिंग राइट फ्लक्चुएट नहीं करेगा। 10,000 वाले के पास भी एक ही वोट होगा और 10 लाख वाले के पास भी एक ही वोट होगा। और फिर जिस तरह से हम फार्मर्स या एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव में मोरल फैक्टर की आवश्यकता ढूंढते हैं, स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या सुपरविज़न की बात है, जनमानस की स्वीकार्यता की बात है, तो ये सारे फैक्टर्स वहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं। ये भी फैक्टर एप्लीकेबल है कि अगर हमने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है तो हम वहाँ पे नौकरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर नहीं करेंगे तो एग्रीकल्चरल में भी और प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर में भी हमें फिर कोई सैलरी नहीं मिलेगी, हम सिर्फ लाभांश का हिस्सा बन सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आवर ईदर लैंड शेयर और द कैपिटल शेयर। लेकिन अगर हम उसमें अपनी सर्विसेज भी दे रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द सर्विसेज रेंडर्ड बाय द इंडिविजुअल, उसको फिर उसकी योग्यता या काम के आधार पर, उसको योग्यता के आधार पर काम मिलेगा और काम के आधार पर उसको सैलरी मिलेगी। ये एक सर्वमान्य सत्य है कि जो फिजिकल लेबर का काम करते हैं लोग, जो अनस्किल्ड जॉब है, उसकी सैलरी हमेशा से कम रही है, और जो स्किल्ड जॉब है उसकी सैलरी हमेशा, चूँकि वो मानसिक लेबर होता है तो उसकी या उसके लिए एक योग्यता, प्रतिभा, एजुकेशन का होना आवश्यक होता है, तो उसकी सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है, तो उस अनुरूप वो होगा। लेकिन चूँकि लोगों की सैलरी हो या लाभांश हो, डिविडेंड हो, वो चूँकि उसी कोऑपरेटिव के प्रॉफिट से आना है, तो ये जो एक डिस्पैरिटी, जो मैंने एक क्लास में कहा भी था कि मनरेगा के अंदर में ₹168 एंड अ पर्सन इज गेटिंग 40 लाख 4 मिलियन रुपीज़ अ डे, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसी के लाभांश से, उसी के प्रॉफिट से, कोऑपरेटिव के प्रॉफिट में ही सारी चीज़ें तय होनी है। तो ये जो हमारे अंदर एक जो अमीरी और गरीबी के बीच के, पुअर और रिच की जो डिस्पैरिटी है, ये ऑटोमेटिकली अपना मिनिमाइज होने लगेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़र्क है। और प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव और कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव दोनों इसी जो मैनेजमेंट की जो बात है वो इसी एक ही पैटर्न पे काम करेगी। यहाँ पे भी जो है वो जो परमानेंट लेबर होंगे, जिन्होंने कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो नहीं किया है, लेकिन वो परमानेंटली कोऑपरेटिव के साथ जुड़े हुए हैं, लोकल उस समाज का हिस्सा हैं, वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ एक जो
फ्लोटिंग माइग्रेशन है, वो कभी आई और ज़रूरत के अनुसार उन्होंने काम किया, चले गए, तो वो बोनस का या इंसेंटिव का हिस्सा नहीं होंगे। ये जो परमानेंट लेबर्स होंगे वो उस इंसेंटिव का हिस्सा होंगे। और फिर देखिए, मैं कोरोना पे आपको लेके आता हूँ। आज चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है, दुनिया के तमाम कंपनियों के शटर्स बंद हैं, तो कंपनियां क्या कर रही हैं, अपने लोगों को नौकरियों से निकालने की सारी कोशिश कर रही हैं। ब्रिटेन की सरकार ने कहा कि नहीं, आप उनको निकालिए नहीं, 80% ऑफ द सैलरी विल बी बियर बाय द गवर्नमेंट। अब देखिए, फिर मैं कह रहा हूँ, जिस सरकार से हमें इतनी शिकायतें हैं, तो आज हमारे लिए कौन खड़ी, वही सरकार ही खड़ी है। तो मैं इस मिथ को एक्चुअली तोड़ना चाहता हूँ कि ये जो पूंजीपति लोग हैं, ये जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, ये जो प्राइवेट या निजी क्षेत्र है, यही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। तो इस मिथ को, इस मिथक को तोड़ने की आवश्यकता है, इसलिए मैं बार बार ये फोकस कर रहा हूँ। और आप देखिए कि इस स्थिति में भी जो लोकल लोग कोऑपरेटिव का हिस्सा हैं, हो सकता है कि उनकी भी प्रॉफिट कम हो जाए, बिकॉज इट्स अ अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन। लेकिन इन स्थितियों में भी सैलरी में हो सकता है वो आपस में बैठ के तय कर लें कि नहीं यार, इस बार ना अच्छा काम नहीं हुआ, तो जो है हम लाभांश भी कम कर लेते हैं, तुम लोग सैलरी भी कम कर लो। तो सारे लोग सरवाइव करेंगे, कोई किसी को जॉब से निकालेगा नहीं। तो इसके कारण क्या है, जो लोग भी उसके अंदर काम करेंगे ना, उनका एक मोटिवेशन होगा, एक पर्सनल अटैचमेंट होगा। दिस इज माई कोऑपरेटिव, आई हैव टू वर्क फॉर इट। जो प्रेम भाई ने कहा था कि लोग आइडल हो जाएंगे, नहीं होंगे। जब उनकी एक एफिनिटी होगी कि नहीं नहीं, मैं काम करूंगा तो पूरा कोऑपरेटिव मजबूत होगा, कोऑपरेटिव मजबूत होगा तो हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस मजबूत होंगी। तो और मैं काम कर रहा हूं तो सिर्फ मैं इससे बेनिफिशियल नहीं हो रहा हूं, माई अदर फेलो कलीग्स आर ऑल्सो गेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। उनका भी फायदा हो रहा है और वो काम कर रहे हैं तो मेरा फायदा हो रहा है, मेरा डेवलपमेंट हो रहा है, मेरा वेलफेयर हो रहा है। तो जब इस कलेक्टिव साइकोलॉजी में हम काम करेंगे तो ना किसी को निकालने की आवश्यकता पड़ेगी, निकालेंगे नहीं तो एक पर्सनल अटैचमेंट होगा, जो पूंजीवाद में बिल्कुल ही नहीं है। उनको ज़रूरत है आपको रखा, उनके यहाँ तो टर्म आजकल यूज़ करते हैं। बल्कि भारत की सरकार भी जो है, वो जो लेबर पॉलिसीज़ नए आए हैं उसमें ज़्यादातर यही है, हायर एंड फायर। ज़रूरत है नौकरी पे रखो, नहीं ज़रूरत है उसको निकाल दो। प्रभुत्व की व्यवस्था में ये स्थितियाँ नहीं बनेंगी। और दो उदाहरण के माध्यम से जिन लोगों के मन में ये शंका है कि अरे कोऑपरेटिव इट्स अ फेल्ड कंसेप्ट, प्रभुत्व प्रणेता कैसे कह सकते हैं यार कि कोऑपरेटिव में काम करो, ठीक है ना, उनको मैं सिर्फ दो उदाहरण देता हूँ। इवन दो मैं बार बार कहूँगा कि जो दो मैं उदाहरण दे रहा हूँ वो प्रभुत्व की जो कोऑपरेटिव की पॉलिसी है या जो दर्शन है या जो सिस्टम है उसको बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। These successful cooperatives are not a identical follower of the cooperative policy of Proud, but चूँकि सक्सेसफुल हैं तो वो लोग जो रिलक्टेंट हैं या एप्रीहेंसिव हैं कि कोऑपरेटिव सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, उनको मैं ये दो उदाहरण दे रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 1948 या 46 में अमूल की स्थापना हुई, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। अमूल जो है वाइट रिवॉल्यूशन का भी प्रतीक है, जो ये दुग्ध क्रांति हुई इस देश के अंदर में। और आज के दिन में जो लास्ट रिपोर्ट्स हैं 2018-19 फाइनेंशियल ईयर की, वो कहते हैं कि अमूल का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो है 38,000 करोड़ रुपीज़, 38,000 करोड़ रुपए, मतलब इक्विवेलेंट टू 5.3 बिलियन डॉलर्स। और इसमें कितने लोगों की सहभागिता है ऑल अक्रॉस इंडिया? 3.6 मिलियन पीपल, 36 लाख लोगों की, 36 लाख दुग्ध उत्पादक मिल्क प्रोड्यूसर्स इसके अंदर आज के दिन में इन्वॉल्व है। अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट एन आइडेंटिकल एग्जाम्पल ऑफ प्राउड्स कोऑपरेटिव, बट एक सक्सेसफुल मॉडल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा सक्सेसफुल एग्जाम्पल लेते हैं, 15 मार्च 1959 में चलते हैं, जहाँ मुंबई में 7 महिलाएं जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थीं, उन्होंने 80 रुपये किसी से उधार लिए और उस 80 रुपये की उधारी से उन्होंने जाके उड़द की दाल खरीदी और उसका पापड़ बनाया और बेचना शुरू किया। और आज भारतवर्ष के करीब करीब हर घर में आज कल परसों बीते में कभी ना कभी खाया होगा उस पापड़ का नाम है लिज्जत पापड़।
80 रुपये से शुरू हुई लिज्जत पापड़ की यात्रा पिछले फाइनेंशियल ईयर में, जो भी वो भी 2017-18 या 18-19 का ही आंकड़ा अवेलेबल है अभी तक, वो है 800 करोड़ रुपीस, 800 करोड़ रुपए, मतलब अप्रॉक्स $110 मिलियन, $110 मिलियन का कारोबार किया है इन्होंने। और यू विल बी सरप्राइज कि इसके अंदर में 43,000 महिलाओं को नौकरी मिली हुई है। ये जो पापड़ बनाने का काम है महिलाएं करती हैं और उनकी संख्या आज के दिन में 43,000 है। कोऑपरेटिव का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, पूंजीपति में क्या होता है, ये जो कैपिटलिस्टिक स्ट्रक्चर है, एक तो पूंजीपति सिर्फ अपने फ़ायदे की बात सोचता है एवरी टाइम। वो लेबर किस हालत में है, जी रहा है, मर रहा है, वर्किंग कंडीशंस ठीक है नहीं है, उसको उस वर्किंग कंडीशन में काम करके वो अस्थमा का पेशेंट हो जाता है, वो मर जाता है, उसको इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको सिर्फ एक बात की चिंता होती है, देयर प्रॉफिट ओनली। लेकिन प्रौद्योगिकी की व्यवस्था में चूंकि सबके कल्याण की, वेलफेयर की बात है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जब लोग जुड़ेंगे और एक ही जगह पे काम करेंगे तो ये फ्लोटिंग जो पॉपुलेशन है वो नहीं होगा, वो धीरे धीरे मिनिमाइज होते 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 शायद बिल्कुल ख़त्म हो जाए और मैक्सिमम लोगों को जॉब्स मिलेंगे या काम में सहभागिता सबकी हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव जो है, जो 70-80% प्रौद्योगिकी की इकोनॉमी में को देखेगा, तो आप ये देखिए कि जो बैलेंस इकोनॉमी में प्रौद्योगिकी के प्रणेता कहते हैं कि 100% एम्प्लॉयमेंट, तो सिर्फ वो वर्ड्स में नहीं कहते हैं, बल्कि एक पूरा ब्लूप्रिंट है जहां अब आप भी विजुअलाइज कर रहे होंगे कि नहीं यार 100% पॉपुलेशन तो अब मिल ही जाएगा। और चूंकि इसमें हमने एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव की बात की है, तो एक जो कैरेक्टरिस्टिक या यूएसपी या सैलिएंट फीचर, विशेषता प्रौद्योगिकी, उसमें एक ये भी है कि एग्रीकल्चर शुड बी गिवन द इंडस्ट्री स्टेटस। जैसे इंडस्ट्री को अपना अधिकार है अपने प्रोड्यूस के कॉस्ट को डिफाइन करने का, तो वैसे ही कृषि क्षेत्र को भी ये अधिकार मिले कि वो अपने उपज का मूल्य तय करें। भारत की सरकार नहीं सुनिश्चित करे, CACP नहीं रिकमेंड करे कि नहीं कि गेहूं का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1840 रुपये प्रति क्विंटल ही होना चाहिए, 1840 रुपीज़ पर क्विंटल, राइस 2550 रुपये पर क्विंटल, ये वो लोग तय नहीं करें, ये तय करे वो किसान, वो एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, वो खुद तय करेगी कि उनके प्रोड्यूस का मूल्य क्या होना चाहिए। और फ़ायदा क्या होगा, जैसे उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं उद्योग होने के नाम पे, तो वैसे ही हमारे इन फार्मर्स कोऑपरेटिव को भी बैंकिंग सेक्टर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। आज विदर्भ के किसान या बाकी जगहों के किसान, जो कि 2018 में उनकी संख्या तकरीबन 10,340 थी, वो क्यों करते हैं, क्योंकि उनके उपज का एक्चुअली क्या होता है, जो कॉस्टिंग इन्वेस्ट होती है वो हमेशा इतने डिस्ट्रेस्ड होते हैं कि जब उनका प्रोड्यूस आता है, उपज आती है, तो औने पौने दाम में बेचते हैं। क्यों? क्योंकि खेती करने के लिए उन्होंने लोकल साहूकार से, मनी लेंडर से पैसे लिए होते हैं और उनका इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा होता है कि उनको लगता है यार कि सस्ता बेच दो, लेकिन इसको जो है दे के जान छुड़ाओ। और जब इसी में मिसमैच होता है, वो उसको मनी लेंडर को तो पैसे दे देता है, लेकिन वो अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर सकता है। घर में बीमार फादर या मदर को जब वो मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंचा पाता है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई या जीवन नहीं दे पाता है, तब जाके वो सुसाइड करने जैसा ड्रास्टिक स्टेप लेता है। तो इन सारी चीज़ों को वो एड्रेस करते हैं। और जब एग्रीकल्चर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, तो मान लीजिए हमने लैंड पूलिंग तो कर ली, लेकिन क्या सिर्फ खेत आ जाने से खेती हो जाएगा क्या? नहीं ना, बीज चाहिए होगा, उसके लिए फर्टिलाइजर्स चाहिए होंगे। मान लीजिए हमारा चक बहुत बड़ा है, तो बैल और हल बैल वाला प्रोसेस तो लेंगे नहीं, तो ट्रैक्टर चाहिए होंगे, तो कहाँ से ये चीज़ें आएंगी? और मैंने जो पढ़ा है, समझा है, उसमें मैंने कहीं ये नहीं देखा है कि प्रौद्योगिकी के प्रणेता कहते हो कि अगर कोई ज़मीन नहीं दे पा रहा है तो उससे तुम पैसा ले लो और उसको शेयर होल्डिंग दो। ये उन्होंने पूरे प्रोसेस में कहीं नहीं कहा है। तो इसलिए जब कृषि को इंडस्ट्री का दर्जा मिल जाएगा, तो हम जाके बैंक से लोन ले सकते हैं कि भाई साहब ये देखिए, ये हमारी 100, 200, 400 एकड़ की ज़मीन है और हम इस पे अब खेती करना चाहते हैं, तो ये जो सीड्स है, फर्टिलाइज़र है, ट्रैक्टर हम खरीदना चाहते हैं या हायर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें फाइनेंस कीजिए। तो बैंकिंग सेक्टर जो है हैप्पीली उनको फाइनेंस करेगा, बिकॉज
एग्रीकल्चर इज़ अ इंडस्ट्री, उनके पैसे सुरक्षित हैं। तो इस तरह से जब पूरा का पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर इंटायरिटी में प्रौद्ध के प्रणेता ने जितने सूत्र, सिद्धांत, जो सिस्टम, जो पॉलिसी जो बताए हैं, उसको अगर हम फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ हम 100% रोजगार का जो सपना है वो पूरा कर पाएंगे, बल्कि जैसे आनंद के किसान या अमूल से जुड़े हुए दुग्ध उत्पादकों की, मिल्क प्रोड्यूसर्स के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, वैसे ही एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव या कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव से जुड़े हुए तमाम सदस्यों का भी लाइफ स्टाइल धीरे धीरे ग्रेजुअली समृद्ध होता जाएगा। और 3 टियर इकोनॉमी का लास्ट हिस्सा जो है इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योरशिप, कॉटेज इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो गुड्स की भी उन्होंने कैटेगराइज किया हुआ है उन्होंने। इसेंशियल्स गुड, तो इसेंशियल गुड जो है इसेंशियली या तो की इंडस्ट्री का हिस्सा होगा या कॉपरेटिव्स का हिस्सा होगा। इसेंशियल गुड्स में आपके क्या आ गए? खाना है, जो अन्न है, जो मेडिसिन से जीवन रक्षक दवाएं हैं, तो ये सारी आपके लिए इसेंशियल है। तो ये या तो की इंडस्ट्री का हिस्सा होगा या प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव या एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव का हिस्सा होगा। जो डेमी इसेंशियल्स गुड्स हैं या सेमी इसेंशियल्स गुड्स हैं, जैसे सिर्फ खाने से तो बात बनती नहीं है, अब नहाएंगे तो साबुन भी चाहिए, कपड़े हैं तो सर्फ भी चाहिए, बाल है तो तेल भी चाहिए लगाने के लिए, दांत है तो ब्रश करने के उसके लिए ब्रश भी चाहिए, पेस्ट भी चाहिए। तो तमाम चीज़ें हैं जो रोज़मर्रा की भी हैं और ज़रूरत की भी है। तो ये जो सेमी या डेमी इसेंशियल चीज़ें हैं, इसको भी हम प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव में करेंगे। और जो लग्जरी आइटम है, ये डिओड्रेंट, क्या कहते हैं आपका वो परफ्यूम या और भी कोई चीज़, उसको हम या तो इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप में अलाउ कर सकते हैं या कॉटेज या और स्मॉल इंडस्ट्री का हिस्सा वो हो सकते हैं। और इसके अंदर में बाकी, जैसा मैंने पहले भी चर्चा में कहा था कि शॉप्स, सर्विस सेंटर, रेस्टोरेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है 3 टियर इकोनॉमी का जो बिल्कुल निचला हिस्सा है, जिसमें कि जब बैलेंस्ड इकोनॉमी की हम चर्चा कर रहे थे तो आया था कि जॉब्स 10% एंड ट्रेड एंड कॉमर्स 10%। तो ये जो 10% हिस्सा है वो इसमें होगा। और रेस्टोरेंट के एक माध्यम से 1-2 चीज़ों की मैं आपको क्लैरिटी कर देता हूँ। आज 8 अप्रैल 2020 है। मैं आपको एग्जैक्टली 1 साल पीछे ले चलता हूँ 11 और 12 अप्रैल 2019 में। 11 और 12 अप्रैल 2019 को मैं रांची में था और इन 2 दिनों में रांची के 2 भाइयों हेमंत और जितेंद्र ने तकरीबन 4 या 5 प्रोग्राम्स प्रौद्ध से रिलेटेड ऑर्गेनाइज किए थे उन्होंने रांची के अंदर में। एक प्रोग्राम हमारा था एसएस मेमोरियल कॉलेज में, दूसरा सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड ही नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष में जो टॉप 30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें एक नाम आता है बीआईटी मिश्रा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा। वहाँ एक हमारा प्रोग्राम था प्रौद्ध के फिलॉसफी को समझाने के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश में जो वो क्लेम करते हैं कि नंबर 1 हिंदी अखबार है दैनिक जागरण, दैनिक जागरण की एडिटोरियल टीम के साथ हम बैठे और रेडियो सिटी में हमने जाके प्रौद्ध के ऊपर अपनी बात रखी। और फिर वहाँ पे जो लोकल समाज आंदोलन के कैडर्स थे उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई। ये पूरा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया भाई जितेंद्र जी और भाई हेमंत जी ने। हेमंत जी जो है अपने जीवन यापन के लिए, परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों के लिए वो फूड इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं। अब आप समझिए इसको, एक एग्जांपल जैसा मैंने कहा कि रेस्टोरेंट का लेते हैं कि हेमंत जी ने एक रेस्टोरेंट खोला और उसका नाम रखा उन्होंने ASF, मतलब आनंद सेंटिएंट फूड्स, आनंद सात्विक आहार। और ये रेस्टोरेंट जो है खुलते ही सुपरहिट हो गया। लोग सेंटिएंट फूड खाने के लिए आने लगे, लोग आने लगे, खाने लगे तो पैसे भी आने लगे, पैसे आने लगे तो मतलब उनका कैपिटल भी बढ़ा। चूँकि वो पहला था तो उन्होंने प्रोप्राइटरशिप में खोला हुआ था, तो सारे पैसे उनके वो रहते, प्रॉफिट में से ज़्यादा हिस्सा सैलरी वगैरह देने के बाद। तो फिर लगा कि अरे यार ये तो बड़ा चल पड़ा, तो दूसरा खोल लेते हैं, तीसरा खोल लेते हैं, चौथा खोल लेते हैं। तो हेमंत जी ने मान लीजिए कि 3-4 और ASF आनंद सेंटिएंट फूड के 4 रेस्टोरेंट और खोल लिए। अब वो रांची मार्केट को मोनोपोलाइज करने भी लगे और पैरेलली उनका जो है, उनकी जो आमदनी है, जो
नागपुरिया समाज के सीलिंग ऑन वेल्थ की सीमा है उसको भी क्रॉस कर रही है, या ये चारों पांचों रेस्टोरेंट्स का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो कोऑपरेटिव मॉडल्स के जो वो क्या बोलते हैं कैपिटल वॉल्यूम है या बिजनेस वॉल्यूम है उसको सुपरसीड कर रहा है। देन व्हाट विल हैपन इन दैट केस? फिर हेमंत जी को क्या करना होगा कि अपने इस प्रोप्राइटरशिप बिजनेस को कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो जब कोऑपरेटिव में कन्वर्ट करेंगे तो रांची के अंदर में बैठे हुए प्रबुद्ध दर्शन से जुड़े हुए हमारे तमाम भाई, चाहे वो अशोक प्रियदर्शी जी हों, साधुलाल मुंडा जी हों, या अखिलेश हो, मनीष हो, मृणाल हो, जितेंद्र हो या सत्यम हो, फिर वो सब लोग उस कोऑपरेटिव्स के अंदर में कैपिटल लगा के शेयर्स को परचेज करेंगे। तो इस तरह से पूरी की पूरी इकोनॉमी हमारी बहुत सुदृढ़ होगी, बहुत वाइब्रेंट, बहुत रोबस्ट, बहुत हेल्दी, एंड वी ऑल आर गोइंग टू गेट द स्वीट फ्रूट्स ऑफ दिस कोऑपरेटिव एंड द 3 tier इकोनॉमी। ये जो रोल मॉडल या जो प्रौद्ध के मॉडल की मैंने बात की, इसी मॉडल पे, आइडेंटिकल मॉडल पे ना सिर्फ भारत के 44 समाज बल्कि दुनिया के सारे समाज आने वाले समय में इसी मॉडल को फॉलो करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन की समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आपके सवाल मैं लूँगा। ये सेशन ख़त्म हुआ, मेरी बात ख़त्म हुई, सवाल हम लोग ले सकते हैं। ये सरोज जो है बेंगलोर में है, बट शी इज़ ऑलवेज जेनरस टू मी। कुछ भी मैं करूं सही गलत, वो बस दादा आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंक यू सरोज। ऐसे ही बस अप्रिसिएट करते रहना ताकि और मैं अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूं, बेहतर कर सकूं, प्रबुद्ध प्रणेता के दर्शन को ज़्यादा शक्ति और साहस के साथ लेके चल सकूं। तो आप लोगों का सहयोग, आप लोगों का ये जो मोटिवेशन है, इंस्पिरेशन है, इंकरेजमेंट है, बिल्कुल चाहिए होगा। थैंक यू सरोज। प्रबुद्ध एमएनसीज को कैसे ट्रीट करेगा? संजय जी, एमएनसीज बचे कहाँ? 3 tier इकोनॉमी में पहला हिस्सा चला गया पीएसयूज को, दूसरा चला गया कोऑपरेटिव्स को, तीसरा बचा प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप भी बड़ा होगा, हेमंत जी का जो रेस्टोरेंट है बड़ा होगा तो वो भी कोऑपरेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो है दाल खराब होने वाली एमएनसीज की ही है। इन पूंजीपतियों की कोई दाल गलने वाली नहीं है प्रभुत्व की व्यवस्था में, बल्कि उनकी दाल चढ़ेगी ही नहीं। तो जब चढ़ेगा नहीं तो बनेगा कैसे? बहुत लोगों के प्रशंसा भरे शब्द आ रहे हैं, आप सब लोगों का हृदय से आभार कर रहा हूं। और दिलीप सिंह सागर दादा मुझे दिख रहे हैं, कल उन्होंने प्रभुत्व के ऊपर एक बहुत ही सुंदर, बहुत सारगर्भित कविता थी लिखी है। और वो सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि मैंने जब उनकी कविता को पढ़ा तो मैं मतलब स्टिल आई हैव द गूज बम्स। और मैंने लिखा कि दादा एक एक शब्द आह्वान है, प्रभुत्व के लिए न्योछावर प्राण है। और उस कविता को लिखने का श्रेय उन्होंने मुझे दिया कि राजेश से इंस्पायर होकर मैंने लिखा है। तो मैं सार्वजनिक पटल पे दिलीप दादा को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस योग्य समझा। आपका बहुत बहुत आभार दादा। सवाल कम आ रहे हैं, प्रशंसा ज़्यादा आ रही है। इसका मतलब लग रहा है कि या तो आज का क्लास प्रबुद्ध प्रणेता की कृपा से बहुत अच्छा हो गया है और सवाल के लिए शायद कोई जगह बचे नहीं है। तो अगर सवाल के लिए जगह नहीं बचा है और 1 घंटे का सेशन हो भी चुका है, तो आज जो है कैपिटल सत्यम ने पूछा है, जो कि हेमंत जी के कोऑपरेटिव से भी शेयर खरीदेंगे। उन्होंने पूछा है कि कैपिटल कैपिंग के बाद इंडिविजुअल कैपिटल कैसे तय होगा। ये हम जब समाज आदेशेन बिना धन संचय कर्तव्य की बात कर रहे थे, वहाँ पे भी इंडिविजुअल जो है पूंजी वो भी तय होगी। और परिस्थिति कैसे बनती हैं, चीज़ें कैसे बनती हैं, जैसे अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन है, वो आईएमएफ की चीफ क्रिस्टलिना ने भी कहा कि हम रिसेशन में प्रवेश कर चुके हैं। तो आने वाले समय में जब प्रभुत्व इम्प्लीमेंट या इस्टेब्लिश होगा तो तब की इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं वो भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। हम आज कोई एक बेंचमार्क तैयार नहीं कर सकते हैं कि नहीं यही होगा, क्योंकि देश काल पात्रे उपयोगा परिवर्तन थे। तो वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल इनफ, और उस समय की जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है उसके आधार पे ये सारी चीज़ें तय होंगी। संजय जी
प्रउत लागू होगा तो कब तक? मैं देखिए, ना तो मैं नॉस्ट्रेडेमस हूँ, ना बेजान दारू वाला हूँ, मेरा ज्योतिष से कोई लेना देना नहीं है। मैं प्रउत प्रणेता का एक छोटा सा शिष्य हूँ। मैं उनका झंडा लेके अपने सामर्थ्य से जितना चल सकता हूँ चल रहा हूँ। आप मुझे मौका देंगे तो मैं उससे ज़्यादा चलूँगा। आप अपने शहर में कार्यक्रम कीजिए, मैं आऊँगा। मैं प्रउत के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूँ आपके साथ साझा करूँगा। मेरे अंदर जो शब्द हैं, जो दम है, जो दिलीप दादा ने कल अपनी कविता के माध्यम से कहा, हम आपको जो इंस्पायर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक हम सब साथ नहीं आते हैं, घर में बैठ के ये सपना देखना या राजेश से, दिलीप दादा से ये पूछना कि प्रउत कब तक आ जाएगा, आपको नहीं लगता कि आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं? इट्स अ इनजस्टिस टू द फिलोसफी, इट्स अ इनजस्टिस टू द वो प्रउत एक्टिविस्ट, दोज हु आर वर्किंग इन द फील्ड। प्लीज उनसे सवाल मत पूछिए कि प्रउत कब लागू होगा। आप उसमें कंट्रीब्यूट कीजिए, आप आके खड़े होइए। अगर आपके पास समय का अभाव है तो आप संसाधनों से मदद कीजिए, बट ये ज्योतिष वाले सवाल मत पूछिए प्लीज। थैंक यू संजय जी। इंदर दादा, उदयपुर एक बहुत खूबसूरत सिटी है। वैसे मैं गया हूँ वहाँ पे, लेकिन प्रउत को लेकर अगर आप दोबारा आने का मौका देंगे तो मैं बिल्कुल आना चाहूँगा। राजस्थान बहुत ही खूबसूरत है, दिल के बहुत करीब है। तो और वैसे सिर्फ 44 समाज क्यों, ये 245 समाज ही दिल के करीब है। क्यों? क्योंकि प्रउत प्रणेता ने कहा सबको प्यार करोगे तो सबसे प्यार है। बट फिर भी उदयपुर की खूबसूरती को देखना हमेशा सुखद रहा है। आपका इन्विटेशन आप जब देंगे, अगर कहीं पे कोई दूसरा कमिटमेंट नहीं है तो बिल्कुल उस अपॉर्चुनिटी को मैं ग्रैब करूंगा। एहसान भाई पूछ रहे हैं, विल ऑल की इंडस्ट्रीज विल बी PSUs बिकॉज ऑल विल बी बेस्ड ऑन नो प्रॉफिट। ये बिल्कुल सही है एहसान जी कि ये जितने PSUs हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे काम करेंगे। क्यों? क्योंकि पर्पस ये है कि ये जो रॉ मटेरियल की सप्लाई है वो अनइंटरप्टेड, अबाध गति से होती रहे। क्योंकि अगर प्राइवेट हाथों में आएगा ना तो वो फिर मैनिपुलेट करेंगे। जैसे अगर कोरोना की दवा आ जाए, कोई कंपनी बनाएगी तो वो होल्ड कर लेगी, वो स्कार्सिटी क्रिएट करेगी ताकि आप 10 रुपये की दवा 20, 30, 40, 50 रुपये मतलब 500% पे भी खरीदने के लिए बाध्य हो जाए, क्योंकि सर्वाइवल की बात है। तो इसलिए PSU जो है वो की इंडस्ट्री का जो हिस्सा है वो PSUs में ही रन करेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ही करेगा। और जब रॉ मटेरियल मैं फिर कहता हूँ कि सस्ता होगा तो हमारे फर्नेस गुड्स जो हैं वो सस्ते होंगे या रिजनेबल प्राइस पे होंगे। सारे लोग जो है इंदर दादा कह रहे हैं किस तरह प्रचार किया जाएगा। तो ये जो परसों का आखिरी सेशन है जिसमें हम क्वाड्री डायमेंशनल इकोनॉमिक्स और एक्शन प्लान की चर्चा करेंगे, उसमें मैं इसको एड्रेस करूंगा। और फिर क्या कहते हैं, कल का जो क्लास है या जो सेशन है वो हमारा होगा ब्लॉक लेवल प्लानिंग पे, कि प्रउत की अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकली कैसे काम करती है, कैसे चीज़ों को साइंटिफिकली उसमें कंसीडर किया है प्रउत के प्रणेता ने, वो सारी चीज़ें हम कल समझेंगे इन द सेशन, नेमली ब्लॉक लेवल प्लानिंग। आप सभी लोगों का हृदय से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैं कोई सवाल मिस कर गया हूँ तो निश्चित तौर पे मैं आपको आंसर करूँगा। कल 10 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी लोगों का आभार। नमस्कार।